हेलो स्टूडेंट्स, मैं गरिमात्री तायल एकेडमी जींद से। आज हम हिंदी भाषा के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। हिंदी कौन सी भाषा है, यानी कि हिंदी का अर्थ क्या है, हिंदी जो भाषा है उसके कितने प्रकार है, किस रूप में हमारे भारत के अंदर वो बोली जाती है। इससे संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चन हैं, जो डाउट हैं, वो इस वीडियो के अंदर हम आज क्लियर करेंगे। संविधान के अंदर हिंदी का स्थान क्या है, किस अनुच्छेद के अंदर बोली जाती है, कौन से शेड्यूल्स यानी कि अनुसूचियां हैं जो हिंदी से जुड़ी हुई हैं, कौन से प्रांत में कौन से एरिया के अंदर हिंदी का प्रभाव है, इस वीडियो के अंदर हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। विश्व में कितनी भाषाएं हैं और उनमें से हिंदी का स्थान क्या है, ये हम आज आपको सिखाएंगे। तो अभी शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक भाषा। सबसे पहले हम ये देखेंगे भाषा होती क्या है, भाषा का अर्थ क्या है। भाषा संस्कृत की भाष धातु से बनी है जिसका अर्थ है बोलना। भाष धातु जिसका अर्थ है बोलना, मतलब हम बोलकर अभिव्यक्ति करते हैं। यानी कि बोलने का मतलब ही क्या है, हम अपने मन के विचारों को बोलकर अभिव्यक्त करें, वही भाषा है। या हम उसको संकेतों के माध्यम से भी कर सकते हैं, लेकिन जो हम संकेतों के माध्यम से अभिव्यक्ति करते हैं वो भाषा के अंदर शामिल अब नहीं मानी जाती। अब हम इसी टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, भाषा है क्या उसको देखिए। सबसे पहले यही बात है भाषा, तो ये किससे बनी है, भाषा संस्कृत की, भाषा संस्कृत की भाष धातु से बनी है। भाष धातु से बनी है। जिसका अर्थ क्या है, बोलना। भाष का अर्थ क्या है, बोलना, यानी कि भाषा भाष धातु से बनी है जिसका अर्थ है बोलना। अब हम हिंदी में इसका अर्थ क्या है वो देखेंगे। मानव समाज में रहता है, एक दूसरे से कनेक्ट है, जुड़ा हुआ है। तो वो जो समाज में रहता है, चाहे वो मानव है, पशु पक्षी हैं, हर कोई एक दूसरे से, अपनी प्रजाति से, अपनी जाति से जुड़ा हुआ है उसका। तो वो किसके द्वारा जुड़ा हुआ है, वही उसकी भाषा है। हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हमारा जो सराउंडिंग एरिया है, हमारा जो परिवेश है, हम उसमें रहते हैं, हमारे आसपास जो लोग हैं हम उनसे बात करते हैं, वही हमारी क्या है, भाषा है। यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य एक दूसरे के साथ जुड़ता है। यानी कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों का, अपने भावों का आदान प्रदान करते हैं। तो हम कह सकते हैं वह साधन जिसके द्वारा, भाषा क्या है, वह साधन जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों को, यानी कि अपने भावों व विचारों को, अपने भावों व विचारों का आदान प्रदान करता है। विचारों का आदान प्रदान करता है, उसे हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। अपने विचारों का और भावों का आदान प्रदान करता है, उसे हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। अब भाषा के रूप कितने हैं, तो भाषा के दो रूप हैं। कौन कौन से हैं वो देखेंगे। भाषा के दो रूप हैं, कौन कौन से हैं। सबसे पहला है मौखिक। भाषा का जो पहला रूप है वो है मौखिक, और दूसरा रूप है वो है लिखित। भाषा का दूसरा रूप लिखित है। मौखिक का मतलब क्या है, जैसे मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, वो हमारी मौखिक अभिव्यक्ति है। यानी कि जब मानव अपने विचारों को, अपने भावों को बोलकर अभिव्यक्ति करता है, सामने किसी के सामने प्रकट करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मौखिक भाषा। लेकिन जब उसने अपने विचारों को किसी पेपर के ऊपर या कहीं लिखित रूप में डाल दिया और सामने वाले ने उसको पढ़कर समझा, वो उसकी क्या होगी, लिखित भाषा होगी। तो भाषा के दो रूप है। यहाँ हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है, कई लोग कहते हैं, कई विचारक हैं जो कहते हैं सांकेतिक भाषा भी है। सांकेतिक भाषा है, लेकिन वो भाषा के रूपों में इंक्लूड नहीं होती।
क्यों नहीं होती? क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही अलग बन जाते हैं, क्योंकि हम हर बात को संकेतों के माध्यम से व्यक्त नहीं कर सकते। या हम कह सकते हैं, यानी कि सांकेतिक भाषा का अर्थ क्या है? संकेतों के माध्यम से अभिव्यक्ति। तो हर बात इसके अकॉर्डिंग क्लियर करना वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि संकेतों के माध्यम से एक अलग ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है और हर बात को उसके अंदर क्लियर नहीं किया जा सकता। जैसे हम देखते हैं हमारे जो ट्रैफिक के रूल्स हैं, ट्रैफिक हवलदार होता है, ट्रैफिक पुलिस है, वो रोड पे खड़े होते हैं, किसी भी चौराहे पर हैं, वो जो सिंबल्स देते हैं वो भी क्या है? सांकेतिक भाषा है। हम उसी से समझते हैं कि उसने एरो की तरफ इशारा किया है, हमें किस साइड जाना है, तो वो संकेत ही है। तो सांकेतिक भाषा का प्रयोग, सांकेतिक भाषा का मतलब क्या? संकेतों के माध्यम से अभिव्यक्ति करना, विचारों का आदान प्रदान करना, यानी कि समझना, वो क्या कहलाता है? सांकेतिक भाषा। लेकिन जब हम बात करें अपने एग्जाम की, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है भाषा के कितने रूप हैं, तो भाषा के सिर्फ 2 ही रूप रहेंगे। पहला है मौखिक और दूसरा है लिखित। लेकिन हम यहाँ एक बात और जोड़ेंगे। हम बात कर रहे हैं जैसे कंपटीशन एग्जाम में है, जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वहाँ कई बार क्वेश्चन आता है भाषा का मुख्य रूप क्या है, क्योंकि कंपटीशन के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। वहाँ हमें ऑप्शन दिए हैं, हमें लिखना कुछ नहीं है, जो है उसी में से चूज करना है, वहीं से हमें आंसर अपना छाटना होता है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है भाषा के कितने रूप हैं, तो 2 ही रूप हैं, 2 हैं, 4, 6, 8, ये आपके ऑप्शन हैं। तो भाषा के रूप रहेंगे 2। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाता है भाषा का मुख्य रूप कौन सा है, तो अब आंसर क्या होगा? क्योंकि एक ऑप्शन के अंदर मौखिक होगा और दूसरे ऑप्शन के अंदर लिखित होगा, दोनों ही ऑप्शन अलग अलग होंगे। तो हमें वहाँ सोचने की बात है कि हम वहाँ अपने एग्जाम में आंसर क्या लगाएं, उत्तर क्या दें। तो पहला मौखिक और दूसरा लिखित, अलग अलग 2 ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन हमारा जो आंसर होगा, हमारा जो उत्तर होगा वो मौखिक होगा, क्योंकि भाषा का मुख्य रूप मौखिक माना गया है। इसका क्या कारण है? क्योंकि बहुत से लोग आज भी अनपढ़ हैं, वो पढ़ना लिखना संकेत नहीं जानते, लेकिन अभिव्यक्ति बहुत ही अच्छी प्रकार से करते हैं। तो भाषा का मुख्य रूप क्या है? मौखिक है। जो हमारा मौखिक रूप है उसी को व्यवहारिक भी कहा गया है, यानी कि जब हम व्यवहार करते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, तो वो कौन सी भाषा में जुड़ते हैं? हम किसका प्रयोग करते हैं? हम मौखिक भाषा का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। दूसरा हमारा है लिखित। लिखित भाषा को स्थायी भाषा भी कहा गया है, क्योंकि जो चीज़ हमने लिख दी वो क्या हो जाती है? स्थायी, यानी कि फिक्स हो गई है। आज भी लेन देन के जो काम हैं वो लिखित भाषा में ही होते हैं। क्यों? उनका एक प्रूफ हो जाता है, वो फिक्स हो जाती हैं। तो भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। अगर मुख्य रूप पूछा जाए तो दोनों में से हम एक ही आंसर लगाते हैं और वो रहेगा हमारा मौखिक। अब हम बात करते हैं मौखिक, यानी कि मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं। रेडियो के अंदर जो चीज़ हम सुनते हैं वो मौखिक के अंदर ही आ जाती है। न्यूज़पेपर हम देखते हैं, पढ़ते हैं, वो लिखित रूप में है, तो वो लिखित भाषा का ही एक प्रकार है। अब हम बात करेंगे लिखित भाषा के लिए, यानी कि बोलने के लिए हमें क्या चाहिए? मौखिक के लिए क्या चाहिए? मैं बोल सकूं और आप उसको सुनकर समझ सकें। लिखित के लिए क्या चाहिए? मैं लिखूं, आप उसको पढ़कर समझें। मैंने जो बोर्ड पे लिखा है वो क्या है? लिखित भाषा है। आपने उसे पढ़ा तो वो किसका? लिखित भाषा का ही एक पार्ट है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है भाषा के कितने स्किल हैं, यानी कि कौशल हैं। तो हर भाषा के 4 कौशल हैं, 4 स्किल हैं। कौन कौन से हैं? जैसे जब बच्चा पैदा होता है, कोई भी छोटा बच्चा है या आप कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है? जब बच्चा पैदा हुआ उसने सबसे पहले क्या किया? सुना। तो भाषा का जो पहला रूप है वो क्या होता है? सुनना। पहले बच्चा सुनेगा फिर उसको बोलेगा। कुछ दिन के बाद वो स्कूल गया तो पहले क्या करेगा? पढ़ेगा कि लिखेगा? नहीं, पहले वो क्या करेगा? पढ़ेगा और लास्ट में वो लिखेगा। तो भाषा के 4 कौशल भी हैं। कौन कौन से भाषा के 4 कौशल हैं? जैसे सबसे पहला तो है सुनना, फिर उसका रूप है दूसरा बोलना। पहले हम सुनते हैं फिर हम बोलते हैं। उसके बाद जो तीसरा है वो है क्या? पढ़ना।
और जो चौथा रूप है वो है लिखना, यानी कि ये भाषा के 4 स्किल हैं, भाषा के 4 कौशल हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये 4 मुख्य कौशल हैं। जब भी हम कोई भाषा सीखते हैं, इन 4 भाषाओं, इन 4 स्किल्स के ऊपर यूज़ करना जरूरी है, इनको समझना जरूरी है। अगर इनमें से कोई भी एक पार्ट हमने मिस कर दिया तो वो चीज़ क्लियर कभी भी नहीं होगी। कई बार आपने देखा होगा हमारे यहाँ बच्चों की इंग्लिश थोड़ी सी वीक होती है। उसका क्या रीज़न है? वो भाषा सीखते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं, लेकिन उसके अंदर एक स्किल कौन सा, जो हमारा है स्पीकिंग, उसको मिस कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। तो हर भाषा को सीखने के लिए 4 स्किल जरूरी हैं। हम सुनेंगे, हम उसको रिपीट करेंगे, बोल कर देखेंगे, हम पढ़ेंगे, हम उसको लिख कर देखेंगे, तो ही भाषा क्लियर होगी। नहीं तो भाषा का जो कौशल है वो अधूरा रह जाएगा, भाषा क्लियर नहीं होगी। अब हम देखते हैं, तो भाषा के 2 रूप हैं, कौन से हैं? मौखिक और लिखित। सांकेतिक भाषा से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है जो एक कंपटीशन में आता है, एग्जाम्स के अंदर कई बार पूछा जाता है। वो क्वेश्चन क्या है? सभ्यता के आरंभ में किस भाषा का प्रयोग होता था? तो सभ्यता के आरंभ में सांकेतिक भाषा का प्रयोग था, क्योंकि उस समय मनुष्य को बोलना नहीं आता था, पढ़ना लिखना तो उसने बहुत बाद में ही सीखा है। तो यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। भाषा का मुख्य रूप मौखिक रहेगा, उसी को हम व्यवहारिक कहेंगे, लिखित को स्थायी कहते हैं। और सांकेतिक भाषा का प्रयोग कई जगह होता है, लेकिन हर बात संकेतों के माध्यम से स्पष्ट करना मुमकिन नहीं है। अब हम आगे देखते हैं। हमने अभी बात की लिखित भाषा की, हमने लिखित भाषा के बारे में बात की। लिखित भाषा यानी कि किसी भी चीज को लिखने के लिए किसकी आवश्यकता है? हम कैसे दिमाग में क्वेश्चन आता है, मैंने बोला लिखित भाषा के लिए किसकी आवश्यकता है, तो एकदम से माइंड के अंदर क्वेश्चन आया, यानी कि आंसर आया क्या? कॉपी पेन। लेकिन ये नहीं है, कॉपी पेन की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है लिपि, उसके सिंबल्स, उसके संकेत। तो यही से लिखित भाषा से ही हमारा अगला जुड़ जाता है लिपि। तो ये लिपि क्या है, किसको कहते हैं? लिपि का अर्थ क्या है? भाषा के लिखित चिन्ह, भाषा के लिखित चिन्हों को, यानी कि जो सिंबल्स हैं, भाषा के लिखित चिन्हों को लिपि कहते हैं। भाषा के लिखित चिन्हों को लिपि कहते हैं। लिपि का मतलब क्या है? हर भाषा की अपनी एक लिपि है, उसके जो सिंबल्स हैं, जो संकेत बिंदु बनाए गए हैं, जो संकेत हैं, हर वर्ण का अपना एक संकेत है, वही उसकी लिपि है। अब हम बात कर रहे हैं हिंदी की लिपि की। हिंदी की लिपि कौन सी है? क्योंकि अगर कोई भाषा है तो उसको लिखेंगे तभी वो उसका लिखित रूप होगा, और लिखने के लिए लिपि की आवश्यकता जरूर होती है। लिखित भाषा की लिपि जानने से पहले हम बात कर रहे हैं एक बार बोली के ऊपर। भाई बोली क्या है? अब हम एक बार बात करते हैं बोली। बोली किसे कहते हैं? हम कहते हैं, कोई भी हमने बात बोली, कोई हमसे पूछता है ये कैसे बोल रहे हो, तो वो कहता है ये तो मेरी बोली है। तो बोली का मतलब क्या? हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं कि समझ पा रहे हैं, लेकिन बोली और भाषा के अंदर थोड़ा सा अंतर है। वो अंतर क्या है वो हमें देखना है। बोली किसे कहेंगे? भाषा के छोटा रूप है। बोली भाषा का छोटा रूप है, या हम कह सकते हैं जो प्रॉपर परिभाषा होगी बोली की वो क्या होगी? बोली किसे कहते हैं? सीमित क्षेत्र में, या हम कह सकते हैं विशेष क्षेत्र में। कोई भी सीमित क्षेत्र है या कोई विशेष क्षेत्र में संपर्क का जो माध्यम है, संपर्क का जो माध्यम है, संपर्क का जो माध्यम है उसे बोली कहा जाता है। यानी कि इसका दायरा छोटा होता है, उसे
बोली कहा जाता है, यानी कि किसी विशेष क्षेत्र में या किसी सीमित क्षेत्र में जो बोली जाती है, संपर्क का जो माध्यम है उसको हम क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। बोली की अपनी कोई लिपि नहीं होती, बोली का दायरा बड़ा हो जाता है, उसमें साहित्य निर्माण शुरू हो जाता है, तो वो क्या कहलाती है, एक भाषा का रूप ले लेती है। तो बोली और भाषा के अंदर यही अंतर है, बोली एक छोटे क्षेत्र में बोली जाती है, लेकिन भाषा का जो दायरा है वो बड़ा होता है। अब हम बात कर रहे थे लिपि की, तो लिपि की परिभाषा क्या है, भाषा के लिखित चिन्हों को लिपि कहते हैं। तो हिंदी यानी कि हमारी जो भाषा है उसकी लिपि कौन सी है वो हम देखते हैं। जैसे कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है हिंदी की लिपि क्या है, तो हम कहते हैं देवनागरी। हमारी हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी है। लेकिन आजकल एग्जाम के अंदर थोड़े से क्वेश्चन को घुमाकर पूछा जाता है। एग्जामिनर एग्जाम में क्वेश्चन ये देने की बजाय हिंदी की लिपि क्या है तो हम देवनागरी कहें, इससे पहले वो क्वेश्चन के अंदर ही ये आंसर डाल देता है। वो कहता है हिंदी की लिपि देवनागरी के अलावा, यानी कि देवनागरी है वो किस भाषा की लिपि है, हिंदी की। हिंदी के अलावा देवनागरी लिपि किसकी है, तो हमें अपना जो दायरा है वो थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि सिर्फ एक चीज पढ़ने से हिंदी की लिपि देवनागरी है काम नहीं चलेगा। हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी है। हम जो ये वर्ड लिखते हैं क च ट त प, ये सारे देवनागरी लिपि में लिखे गए हैं। तो हम बात करते हैं अभी देवनागरी लिपि की। ऐसी कौन कौन सी भाषाएं हैं जिनकी लिपि देवनागरी है। सबसे पहला तो यही हो गया हमारा हिंदी। दूसरा कौन सा होगा, संस्कृत। अगला है नेपाली, मराठी, कोंकणी, बोडो, संथाली। इन सभी की लिपि देवनागरी है। इसके अलावा भी कई भाषाएं हैं जिनकी लिपि देवनागरी है। यानी कि अगर हमारा क्वेश्चन बनता है हिंदी के अलावा देवनागरी लिपि किसकी है, तो इनमें से जो भी ऑप्शन में होगा वही हमारा आंसर होगा, वही हमारा उत्तर होगा। तो हिंदी की तो देवनागरी लिपि है ही, इसके अलावा ये लिपि भी, ये जो भाषाएं हैं वो भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। अब एक बार कई बार एग्जाम में पंजाबी भाषा की लिपि के बारे में पूछा जाता है, तो पंजाबी की लिपि कौन सी है, गुरुमुखी। पंजाबी की लिपि कौन सी रहेगी, गुरुमुखी। अंग्रेजी, अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है, अंग्रेजी और जर्मन दोनों की ही लिपि कौन सी है, रोमन। अंग्रेजी भाषा की भी और जर्मन की दोनों की लिपि कौन सी है, रोमन है। इनको रोमन पत्ती में लिखते हैं। जैसे हम मैथ में भी करते हैं वी, वी का अर्थ क्या है, 5। एक्स बना दिया, वो सिंबल दे दिया, तो उसको हम 10 के रूप में लिखते हैं। वो हमारी कौन सी लिपि होगी, वो हमारी रोमन लिपि होगी। उर्दू की लिपि कौन सी है, उर्दू की लिपि फारसी है। उर्दू की लिपि फारसी है। ये कुछ भाषाएं हैं जिनकी लिपि मैंने आपको बताई हैं, इसको नोट करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन आता है कई बार एग्जाम के अंदर, समस्त लिपियों का जन्म किससे हुआ है, या अधिकतर भारतीय भाषाओं की लिपि का जन्म किससे हुआ है, या हम कह सकते हैं सबसे पुरानी लिपि कौन सी है। अधिकतर भारतीय भाषाओं की जो लिपि है उसका जन्म किससे हुआ है, या सबसे पुरानी लिपि कौन सी है, तो वो हमारी रहेगी ब्राह्मी लिपि। वो कौन सी है, ब्राह्मी। यानी कि जो ब्राह्मी लिपि है वो सबसे पुरानी मानी गई है, तो ब्राह्मी लिपि वो सबसे पुरानी है। समस्त भारतीय भाषाओं की जो लिपि है उनका जन्म किससे हुआ है, ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अब आपको लिपि से रिलेटेड चीजें समझ आ गई होंगी। आगे देखते हैं। हाँ जी, अगला हम देख रहे हैं, एक क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम के अंदर एक प्रश्न पूछा जाता है, हिंदी हमारी, यहां खालिस्तान होता है, यानी कि कौन सी भाषा है, हिंदी हमारी कौन सी भाषा है। और ऑप्शन में हमें दिए गए हैं 4। जैसे हम कह दें
सबसे पहला तो है मातृभाषा, त के नीचे री, री ऋषि की जो मात्रा है। सबसे पहला ऑप्शन है मातृभाषा, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रभाषा। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा ऑप्शन हमारा रहेगा राजभाषा, और चौथा ऑप्शन जैसे हमारा हो तकनीकी भाषा। जैसे तकनीकी भाषा हो, विभाषा हो, कोई भी ऑप्शन हो सकता है। हाँ जी, अगला देखते हैं। जैसे सबसे पहला है मातृभाषा, मातृ। अब हम ये चार ऑप्शन में से हमें क्लियर करना है कि चारों ऑप्शन क्लियर करके तभी हम अपना उत्तर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा मातृभाषा। ये मातृभाषा होती क्या है, किसको कहते हैं, पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। मातृ यानी कि माँ, संस्कृत का शब्द है मातृ, तत्सम शब्दावली से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है माँ। और भाषा, अभी हमने डिस्कस किया था, भाषा का अर्थ क्या है, जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, कनेक्टिविटी करते हैं। तो मातृ यानी कि माँ की भाषा। जब कोई बच्चा पैदा होता है वह अपने घर से, परिवार से, उसका जो सराउंडिंग एरिया है जिसको हम कहते हैं परिवेश, उससे जो बोली या भाषा सीखता है वो उसकी क्या होती है, मातृभाषा। तो जब बच्चा अपने घर से सीखेगा, अपने रिश्तेदारों से, अपने परिवार से जो भाषा सीखता है वो उसकी क्या कहलाती है, मातृभाषा। हमने अपने परिवार से, हमारे सराउंडिंग एरिया यानी कि हमारे परिवेश से क्या सीखी, हम यहाँ रहते हैं हरियाणा के अंदर, तो हमने कौन सी भाषा सीखी अपने माँ बाप से, अपने दादा दादी से, हरियाणवी। हमने क्या सीखी, हरियाणवी। लेकिन हमारा आंसर हरियाणवी यानी कि वो रोंग माना जाएगा। हमसे जब भी कोई क्वेश्चन करता है आपकी मातृभाषा क्या है, मातृभाषा क्या है, तो हमारा उत्तर जो है वो हिंदी ही होता है, क्योंकि हरियाणवी भाषा नहीं है। हरियाणवी क्या है, बोली है। हरियाणवी बोली है, वो भाषा नहीं है। बोली की अभी हमने थोड़ी देर पहले ही परिभाषा बताई है कि बोली मतलब जो सीमित क्षेत्र में होगा, जिसका दायरा सीमित होगा, छोटा होगा, सुकड़ा होगा। हाँ जी, यहाँ से मातृभाषा का अर्थ क्या है, माँ से प्राप्त भाषा, अपने परिवार से जो भाषा हमने सीखी। तो हिंदी हमारी इस तरह से कौन सी मातृभाषा है, बिल्कुल है। क्यों है, हमने सीखी अपनी माँ से क्या, हरियाणवी। लेकिन हरियाणवी जो बोली है वो किसके अंतर्गत आती है, हिंदी के अंतर्गत आती है। अभी हम इस क्वेश्चन के आंसर तक नहीं पहुंचेंगे, पहले चारों ऑप्शन क्लियर करेंगे, फिर हम अपना जो आंसर है वो डिस्कस करेंगे, बताते हैं भी है क्या। मातृभाषा वो कौन सी होगी, माँ से जो हमने सीखी, वो हमारी जो गुजरात के बच्चे हैं उनकी मातृभाषा गुजराती है। पंजाब से जो जुड़ा हुआ है वो पंजाबी से जुड़ा है। महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, तो वहाँ की मातृभाषा कौन सी होगी, मराठी होगी। हम हरियाणा से हैं तो हमारी हरियाणवी मातृभाषा है। लेकिन हिंदी जो मातृभाषा हमारी हरियाणवी है वो किसके अंतर्गत आती है, हिंदी के अंतर्गत आती है। तो इसलिए अगर हमसे कोई क्वेश्चन करता है आपकी मातृभाषा क्या है, मातृभाषा क्या है, तो हम हिंदी ही जवाब देते हैं, क्योंकि हर बोली किसी न किसी भाषा से जुड़ी होती है। दूसरा हमारा जो शब्द है राष्ट्रीय भाषा। अब हम राष्ट्रभाषा का अर्थ देखते हैं, राष्ट्रभाषा का मतलब क्या है। राष्ट्रभाषा जनसंपर्क की भाषा। राष्ट्रभाषा का अर्थ क्या है, जिसके द्वारा लोग आपस में कनेक्टिविटी करते हैं, जुड़ते हैं। एक समुदाय की भाषा नहीं, पूरे समस्त राष्ट्र को जो एक सूत्र में पिरो दे, उसको हम एक तरह से कह सकते हैं राष्ट्रीय भाषा। तो राष्ट्रभाषा का मतलब क्या, जनसंपर्क की भाषा। वो भी हमारे यहाँ कौन सी है, हिंदी है। तीसरा क्वेश्चन आ जाता है राजभाषा। राजभाषा का अर्थ क्या है, सरकारी कामकाज की भाषा। एक राजभाषा जो शब्द है वो एक संवैधानिक शब्द है, जो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। हमारे देश में संविधान सर्वोपरि है। सर्वोपरि का अर्थ क्या है, सबसे ऊपर उसको रखा गया है, उसके अंदर जो लिखा गया वो सबसे ऊपर रहेगा। तो जो राजभाषा है वो एक संवैधानिक शब्द है, राष्ट्रभाषा संवैधानिक शब्द नहीं है। राजभाषा जो से पुराने टाइम में राजा महाराजा थे तो उनकी जो दरबारी भाषा थी वही आज राजभाषा के नाम से जानी जाती है। या हम कह सकते हैं जो आज राजभाषा है वही पहले दरबारी भाषा के नाम से जानी जाती थी। हमारे भारत के अंदर राजभाषा का दर्जा किसको दिया गया है,
हिंदी को दिया गया है, क्योंकि हमारे संविधान में ये बात बड़ी अच्छे से लिखी गई है, आर्टिकल्स के अंदर यानी कि अनुच्छेद में भी और अनुसूचियों में भी ये शामिल की गई है। हिंदी हमारी राजभाषा है, इसकी लिपि देवनागरी है। तो हिंदी हमारी कौन सी भाषा है? राजभाषा। अभी मैंने राष्ट्रभाषा भी बताया था, भी जनसंपर्क की भाषा, वो भी कौन सी है? हिंदी है, क्योंकि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जो बोले जाने वाली भाषा है वो कौन सी है? हिंदी है। सबसे पहले हिंदी बोली जाती है, उसके बाद दूसरे नंबर पर बांग्ला भाषा का प्रयोग होता है। तो राजभाषा और राष्ट्रभाषा में दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या अंतर है। लेकिन राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है, लेकिन राष्ट्रभाषा संवैधानिक शब्द नहीं है। अगर हमें सिर्फ ये दो ऑप्शन मिलते हैं, राष्ट्रभाषा और राजभाषा, तो हमारा जो उत्तर है वो राष्ट्रभाषा ना होकर राजभाषा होगा, क्योंकि आज कोई भी ऐसी भाषा नहीं है जो समूचे राष्ट्र को, पूरे भारतवर्ष को एक सूत्र में बांध सकती हो। यानी कि एक सिंपल भाषा में मैं कहूँ, आज मैं अपने बच्चे को कोई एक भाषा नहीं सिखा सकती, क्योंकि अकेले भारत के अंदर 1600 प्लस भाषा और बोलियां हैं। भाषा तो संविधान के हिसाब से सिर्फ 22 हैं जो मान्यता प्राप्त हैं, जिनको मान्यता दी गई है, लेकिन 1600 प्लस बोलियां बोली जाती हैं। उनमें से हम एक बच्चे को एक भाषा सिखाकर ये नहीं कह सकते कि पूरे भारत में कहीं भी जनसंपर्क करो, यानी कि पूरे भारत के अंदर आप कहीं भी घूमो। तो इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा कहना एक तरह से उचित नहीं माना जाता। तो राष्ट्रभाषा की बजाय हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अब हम बात करते हैं तकनीकी भाषा। तकनीकी यानी कि टेक्निकल लैंग्वेज, जो हर टेक्निकल का मतलब क्या है? एक डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई। तो ये भी हिंदी नहीं हो सकती। हर डिपार्टमेंट की किसी इंजीनियरिंग करते हैं तो उसकी भाषा अलग है, टेक्निकल लैंग्वेज अलग होती है। अब हम अपने प्रश्न की तरफ जाते हैं। हिंदी हमारी खालिस्तान भाषा है। तो राष्ट्रभाषा, राजभाषा, मातृभाषा, तकनीकी भाषा, ये हमारे 4 ऑप्शन थे, हमें 4 विकल्प मिले थे। तो इसके हिसाब से जो हमारा उत्तर होगा वो होगा राजभाषा। कारण आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। इसलिए हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा है, जिसकी लिपि देवनागरी है। आगे चलते हैं। आशा करती हूँ ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। हिंदी क्या है, हिंदी के रूप कौन से हैं, यानी कि जो हमारी भाषा है उसके कितने रूप हैं, किस प्रकार से वो हमारे यहाँ शामिल है। इसके और इस टॉपिक के अंदर, इस वीडियो के अंदर हमने मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा तीनों के अंदर डिफरेंस भी कर लिया है। संविधान के अनुसार हिंदी हमारी राजभाषा है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, हिंदी हमारी कौन सी भाषा है? तो हिंदी हमारी कौन सी भाषा रहेगी? राजभाषा रहेगी। इसका आप लोगों को ध्यान रखना है। संविधान में इसकी स्थिति क्या है, यानी कि कौन से अनुच्छेद है, कौन सी अनुसूचियां हैं, यानी कि संविधान में जो 12 अनुसूची हैं उनमें से कौन सी, संविधान के अंदर जो 22वीं अनुसूची में, संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें जो 22 प्रादेशिक भाषाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, ये सारा हम अगली वीडियो के अंदर, हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।